कहानी तो एक रिवेंज की स्टोरी है, लेकिन कहानी के एंडिंग मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट था इस कहानी का। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कि हम देखेंगे एनी इस कहानी की हीरोइन अपना मोहन के मौत का बदला कैसे लेती है। कहानी के स्टार्टिंग में एनी को हम लोग देखते हैं, वो एक अमीर घर में इस तरीके से हेल्पर का काम कर रही होती है। जी उस घर की मिस्ट्रेस थी, ऑनर थी, और रोहान उसका हस्बैंड। एनी के जैसे वहाँ पर और भी लड़कियाँ काम कर रही होती हैं। एनी यहाँ पर जी से रिवेंज लेने के लिए आई हुई थी। क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। वो जीजी का ख्याल रख रही थी, उसका बड़ाई करती है। रोहन उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता है, इतना प्यार करता है, कितनी अच्छी बात है। वो उसके सामने अपनी इमेज बना रही थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे एनी को यहाँ ज्वाइन किए हुए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, वह कहती है आई थिंक कि सर आने वाले हैं, मैं नहाने का पानी बाथटब में निकाल देती हूँ। तो जीजी उसे ओके बोल देती है। एनी वॉशरूम में जाती है और रूहान के आने का इंतज़ार करने लगती। उसे पता था शिकार करने के लिए पहले खुद शिकार बनना पड़ता है। इसी वजह से जब वो नोटिस करती है कि रूहान वॉशरूम में एंटर करने ही वाला है, तो वो जानबूझ करके अपने आप को भिगा लेती है और एक्टिंग करने लगती है। उसे ये नल अच्छे से यूज़ करने नहीं आता था और गलती से उसके कपड़े भीग गए। रूहान एंट्री लेता है, वो एनी को देख करके बोलने लगता है वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो उससे सिड्यूस करने का कोशिश कर रही है। एनी यहाँ पर इनोसेंट सा शक्ल बनाते हुए कहती है नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, एक्चुअल में मैं अभी यहाँ कुछ टाइम पहले ज्वाइन की हूँ और मुझे यहाँ पे ये शावर का टैप यूज़ करना नहीं आ रहा था। रोहन आप बॉस ऐसा मत सोचो कि मैं आपको पटाने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो कि आप अपनी वाइफ जीजी से कितना प्यार करते हो, और अगर मैं आपको पटाने का कोशिश करूँगी तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मेरे लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप बॉस को मत बताना कि इस तरीके से मैंने कुछ गलती किया है। तो वो यहाँ पर उसे मौका दे देता है और कहता है चलो ठीक है, मैंने दिया तुम्हें मौका, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना कुछ। और साथ ही में वो उसे अपने लिए इस तरीके से लाने के लिए बोलता है वाइन लेकर के आओ, मुझे नहाना है। तो फिर वो उसके लिए वाइन लेकर के आ जाती है और रोहन को वाइन पीने के लिए देती है। जब वो उसके लिए वाइन लेकर के आती है तो वो पीते समय जानबूझ करके अपनी बॉडी पर ऐसे गिरा लेता है और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे क्लीन करने के लिए बोलता है। वो नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर क्या वो उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड है या नहीं। एनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई सी होने की एक्टिंग कर रही होती है। रोहन उसे कहता है कि जाओ तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, जा कर के चेंज कर लो। एनी कहती है मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ, बॉस आप मेरे सामने हो। वो कहता है जाओ वॉशरूम में अंदर जीजी के कपड़े रखे हुए हैं, उनमें चेंज कर लो। अब एनी यहाँ पर चेंज करके आती है, जीजी के कपड़े पहन करके। रोहन उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वो यहाँ पर एनी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था और एनी भी यही चाह रही होती है। वो जानती थी रोहन और जीजी के रिलेशनशिप सही नहीं, तो उसे पटाना ज़्यादा आसान है। वो एनी को कहता है कि तुम आज रात अपनी मर्ज़ी से मेरे कमरे में आ जाना। एनी ओके बोल के वहाँ से चली जाती है क्योंकि जीजी उसे बुला रही होती है, और इस तरीके से वो गलती से जाते हुए अपना एक अंडरवियर वहीं गिरा देती है, जिसे लेकर के रोहन देखने लगता है। वो ये सब कुछ रोहन को पटाने के लिए कर रही थी। वो वहाँ से निकलती है और जल्दी से अपने कमरे में एंटर कर जाती है ताकि फ़िलहाल जीजी उसे देख ना पाए। अगर जीजी उसे यहाँ पर देख लेती तो फिर तो उसका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाता। इधर वो वापस अपने मेड के कपड़ों में हो जाती है। तभी चीज़ें उसे ढूंढते हुए आती है और कहती है मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम कहाँ थी। एनी कहती है एक्चुअल में मेरे कपड़े थोड़े भीग गए थे तो मैं उन्हें चेंज करने के लिए चली गई थी। अब वो यहाँ पर जीजे को डाउट नहीं होने देती है कि उसके रोहन के बीच क्या चल रहा है। फिर वो जीजे के लिए केक बनाने के लिए चली जाती है। जब वो नोटिस करती है कि रोहन उधर आ रहा है तो वो जानबूझ करके केक अपने फेस पर लगा लेती है इनोसेंट देखने के लिए। वो आती उसे पीछे से हक कर लेता है और वो उसे कह रहा था कि तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। वो कह रही है आई नो कि आप जीजी से इतना प्यार करते हो और फिर मैं उन्हें ऐसा कैसे धोखा दे सकती हूँ, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। रोहन कर तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। एनो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, ये जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एनी को वहाँ पर किस करने लगता है और बाहर हॉल में जीजी बैठ करके टीवी देख रही थी। वो टीवी एंजॉय कर रही थी और रोहन एनी को एंजॉय कर रहा होता है। एनी ने ये नहीं सोचा था कि उसका प्लान
प्लान इतनी जल्दी काम करने वाला है। लेकिन हाँ, प्लान वर्क तो कर रहा था, ये तो फैक्ट था। रोहान एनी की तरफ इंटरेस्टेड होते जा रहा था। अब एनी जैसे तैसे खुद को संभालती है क्योंकि जीजी उसे बुला रही थी। वो रोहन को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि मैम बुला रही है और केक उन्हें डिलीवर करना होगा। फिर वो केक लेकर के जाती है दिखाने के लिए कि केक ठीक तो है ना, और इस तरीके से यहाँ पर केक उसे देती है तो उसे वो केक पसंद आता है। यहाँ पर वो उसे कहती है केक अच्छा बनाया तुमने, एक काम करना, अगले कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है तो वहाँ पर भी केक तुम ही बना देना। तो वो मान जाती है, ओके बोल देती है। इधर वॉशरूम में जीजी नोटिस करती है कि वहाँ पर किसी और लड़की का कपड़ा रखा हुआ है। ये देखते उसे लगने लगता है कि ये अंडरवेयर तो उसका नहीं है, तो फिर अंडरवेयर है किसका। वो इसी बारे में पूछने के लिए एनी के पास चली जाती है। एनी उसे बहाना करने लगती है, उसे नहीं पता कि अंडरवेयर किसका है। और यहाँ पर वो कह रही होती है पता लगाओ, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो फिर आखिरकार किसका है। वो जानबूझ करके उसे टच करके देख रही होती है कि ये अंडरवेयर आखिरकार है किसका। वो तो उसे पूरे तरीके से भरोसे में ले ली थी कि ये एक्चुअल में इस तरीके से ये अंडरवेयर उसका नहीं है, शायद गलती से यहाँ आ गया होगा। तो जीजी पे ये फोर्स चाहिए था तो इस बात को थोड़ा कैजुअल ही लेती है क्योंकि सालों से रूहान से वो मैरिड थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, चांसेस कम थे कि रूहान उसे चीट कर सकता था। फिर वो एनी को इसे फेंकने के लिए बोल देती है। एनी उसे लेकर के जा रही होती है और कॉरिडोर में रूहान उसे देख लेता है। वो जानबूझ करके ऐसा करती है। रात में फिर वो बाहर टेरेस पर चली जाती है जहाँ पर कि रूहान उसे फॉलो करते हुए आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे जानबूझ करके इग्नोर कर रही हो। एनी कहती है मैं आपको इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। मिरर के दूसरे साइड जीजी आने लगती है और एक साइड वो और रोहान दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। एनी को डर था कि कहीं जीजी उन्हें देख ना ले, लेकिन रोहान रुक ही नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये मिरर वन वे है, केवल बाहर से ही उसे देख सकता है। जीजी अंदर से कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। एनी शुरुआत में तो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जीजी सोचती है मैंने एनी को तो इधर आते हुए देखा था, वो कहाँ चली गई। वो वापस से उसे ढूंढते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में इस तरीके से रोहान को पटाने के लिए वो यहाँ पर नाइट ड्रेस पहन के आती है, लेकिन रोहान उसे भाव ही नहीं दे रहा था। वो कहता है कि वो टायर्ड है। तभी जीजी को रोहान का एक शर्ट हाथ लगता है जिसपे कि वो लिप शर्ट लगा हुआ था जो कि वो लगाती ही नहीं है। तो वो रोहान पर गुस्सा करने लगती है और पूछने लगती है कि आखिरकार तुम किस लड़की के साथ मुझे चीट कर रहे हो। वो उसे अपना लिपस्टिक चेक करने के लिए बोलता है तो उसमें उसे वो लिप शर्ट मिल जाता है। जी शौक हो जाती है। रोहान कहता है प्रेग्नेंट होने की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे इन छोटी बातों के लिए परेशान मत किया करो। हम लोग देखते हैं कि एनी ने जानबूझ करके कुछ टाइम पहले अपना लिपस्टिक भी उसी प्लेस पर रख दिया था और खुद ही लगा करके रोहान के शर्ट में लिपस्टिक का मार्क भी छोड़ दिया था। उन दोनों के बीच यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रोहान को ये सब कुछ नहीं पता था। जी सोच रही होती कि आखिरकार ये लिप शेड किसका हो सकता है। वो सारी लड़कियों को पता लगा रही होती है एक एक करके। उसकी नज़र एनी पर भी जाती है लेकिन उसे वो लिप शेड नहीं मिलता है। रोहान जानता था कि एनी उस लड़की को छोड़ने नहीं वाली है, उस लड़की को ढूंढ कर कहीं निकालेगी। जीजी यहाँ पर गंदा वाला गेम खेल रही थी इन दोनों के बीच। वो जानबूझ करके रोहान को दिखाते हुए एनी के नहीं रहने पर उसके कमरे में एंटर करती है और उसके कपड़े पहन करके ट्राई करने की एक्टिंग कर रही थी। तभी रोहान वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नज़र यहाँ पर एनी पर पड़ती है। एनी को वो देखते हुए कमरे में चले जाता है जहाँ पर कि एनी को वो कह रहा था तुम्हें जीजी के कपड़े पसंद है या जीजी का हस्बैंड तुम्हें चाहिए जो तुम इस तरीके का गेम खेल रहे हो। एनी इनोसेंट होकर के सॉरी बोलने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है एक्चुअल में मुझे जीजी की कुछ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं बस पहन करके ट्राई करना चाह रही थी। तभी इधर जीजी रोहान को ढूंढते हुए आने लगती है। उसे डाउट था कि वो किसी घर की मेड के साथ ही अफेयर करा रहा है। रोहान यहाँ पर एनी के साथ कमरे में अफेयर कर रहा होता है। दोनों रोमांस कर रहे थे और इधर जीजी उसे ढूंढने के लिए आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। एनी को उसने छुपा दिया था। जीजी कहती है मुझे पता है कि वो लड़की इधर ही कमरे में है। वो पूरे कमरे में उस लड़की को ढूंढने लगती है लेकिन उससे वो गर्ल कहीं नहीं मिलती है। रोहान उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी हार नहीं मानने वाली थी। वो सब जगह उसे ढूंढ लेती है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। रोहन कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे बीच के रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे। जीजी उसे ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है कि कहीं वो लड़की वॉशरूम में तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी उसे वो लड़की नहीं मिलती है। हम लोग देखते हैं कि एनी बाथटब के पीछे छुपी हुई थी और जीजी उसे ढूंढ नहीं पाती है, वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एनी यहाँ पर वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। जी स्टेयर्स से नीचे जा रही होती है तो हम लोग एनी को देखते हैं। वो सब कुछ छुपा करके जानबूझ करके अपनी कैट को स्टेयर्स पर छोड़ देती है। उसे पता था कि जीजी को कैट से डर लगता है। शुरुआत में जीजी का ध्यान नहीं जाता है कि नीचे कैट है और जब जाता है तो वह स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उसे तेज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और एनी ऊपर से देख के डेमन वाला स्माइल कर रही थी। रोहन उसे देख लेता है। एनी नीचे आती है, हेल्प करने की एक्टिंग करने लगती है। जीजी का कहना था कि इसी ने वो कैट को स्टेज पर छोड़ा था। एनी कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरी मॉम की मौत तो खुद ही मिसकैरेज की वजह से हुई है, मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, मैं आपको ऐसे हर्ट कैसे कर सकती हूँ। रोहन जल्दी जल्दी जीजी को हॉस्पिटल लेके जाता है और बोलता है शुक्र मनाना कि एनी के इस कांड में तुम्हारा हाथ ना हो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर इस तरीके से एम्बुलेंस बुला करके जल्दी जल्दी जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। घर की मेड एनी के साथ थी। हम लोग देखते हैं कि कुछ साल पहले जीजी एनी के घर में पियानो टीचर का काम किया करती थी। उसी ने यहाँ पर एनी के मॉम को ऐसी एक कंची गोली स्टेज पर गिरा करके मिसकैरेज कराया था। उसका उसके डैड के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी। बचपन में ये गोली या कंचे किसने खेला है, कमेंट में अपने थॉट्स कमेंट ज़रूर ही करना। इसी वजह से एनी अपने मॉम के मौत का बदला लेने आई थी। हॉस्पिटल में जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में उसका भी मिसकैरेज हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। रोहन उसे संभाल रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे आराम करने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाता है। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आगे चल के ओपन अप होने वाले हैं कि तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसके जाने के बाद जीजी चुपचाप वहीं पे सोई रहती है। बहुत ही ज़्यादा सैड थी वो। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनी आती है और वो उसके लिए सूप लेकर के आए हुए थे। इस बात पर जीजी भड़क जाती है और कहती है तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। एनी कहती है मेरी बात तो सुन लो पूरी। वो कहती है बताओ क्या बोलना है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एनी कहती है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, वरना तुम्हारा वो राज जिसे तुम अपने मन में छुपाए हुए वो खुल जाता। जीजी कहती है मतलब। घर की मेड भी यहाँ पर साथ में आती है। वो दोनों उसे बताते हैं एक्चुअल में कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे रोहन को तुम्हारे बेबी का डीएनए टेस्ट कराते हुए सुना था। वो अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि उसे डाउट है कि ये बेबी रोहन का नहीं है और वो जीजी के बेबी का डीएनए टेस्ट कराना चाह रहा था। अगर वो बेबी को अबॉर्ट नहीं कराती तो उसे जल्दी ही पता चलने वाला था कि ये बेबी उसका नहीं है। जीजी कहती है और ये बात तुम्हें कैसे पता। एनी बहाना बना देती है कि मैंने तो डाउट किया था, अगर ये बेबी रोहन का होता तो फिर वो इस तरीके से कभी भी डीएनए टेस्ट कराने के लिए नहीं बोलता। साथ ही वो उसे प्रूफ भी दिखाती है ताकि जीजी को भरोसा हो सके। वो कहती है आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे दूसरी जगह छुपा दिया है क्योंकि आगे चल के आप यहाँ पर रोहन से इस बेबी के बारे में बाद में बताओ, अभी नहीं। वो जीजी का पूरी तरीके से भरोसा जीत लेती है। जीजू से पूछती है आखिरकार वो उसका हेल्प क्यों कर रही है। एनी कहती है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मुझे 50 मिलियन चाहिए। वो जानती थी कि अगर वो अपने पैसे नहीं बोलेगी तो जीजी कभी इस बात का भरोसा नहीं करेगी, भला फ्री में वो हेल्प क्यों कर रही है। तो जीजी उससे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। एनी कहती है यहाँ पर अभी जो ब्लड टेस्ट करने के लिए लेडी लेके गई है उससे तुम्हारा डीएनए टेस्ट होने वाला है, तब भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो बेबी रूहान का था या नहीं। ये सुनते ही जीजी काफ़ी घबरा जाती है। एनी उसे काम डाउन करते हुए कहती है डोंट वरी, मेरे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मेरी कज़न सिस्टर इस हॉस्पिटल में काम करती है और वो उस रिपोर्ट को चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। जीजी को और ज़्यादा एनी पर भरोसा हो जाता है। वो कहती है ठीक है, इस मैटर को तुम अच्छे से संभालो, अगर काम सही से हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। एनी यही तो चाहती थी। वो जीजी का भरोसा पूरी तरीके से जीत लेना चाहती थी और शायद वो इस काम में कामयाब हो चुकी है।
मेट कहती है कि तुम इस तरीके से कर क्या रही हो, दोनों साइड गेम खेल रही हो। वो कहती है हाँ, और मुझे ये करना पड़ेगा। वो यहाँ पर इस तरीके से जीजी का फेक रिपोर्ट बनवा के लेके आती है। रूहान वो रिपोर्ट लेकर के देखता है और उसमें ये लिखा हुआ था कि जीजी रूहान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। जीजी यहाँ पर आती है, पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो वो उसे बताना नहीं चाह रहा था ना कि एक्चुअल में इस तरीके से उसने यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाया था। तो वो बहाना कर देता और कहता हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। उसे एक बात का बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो क्या बात था वो हमें आगे थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद तो जीजी को पूरा भरोसा हो गया कि एनी यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही है, उसके साइड से खेल रही है। और इतना ही नहीं, वो एक्चुअल में काम की है। वो उसे कहती है ठीक है, इस झूठ को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे ही मेरा सारा काम यहाँ पर फिनिश होता है मैं 50 मिलियन तुम्हें दे देने वाली हूँ। एनी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो इस बात से ओके बोल देती है। रात में वो जीजी के लिए नूडल्स बना रही होती है, तभी रोहान आने लगता है तो वो क्यूट बनने की कोशिश करती है। रोहान यहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर जीजी के बच्चे को अबॉर्ट क्यों कराया। मैंने साफ देखा कि तुम्ही ने वो बिल्ली पाली थी और तुम्ही ने वो बिल्ली वहाँ छोड़ी थी। अब एनी उसे कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। अब वो इसके साइड से भी गेम खेल रही होती है। वो कहता है अच्छा तुम मेरी हेल्प कैसे कर रही थी, बताओगे ज़रा। तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में ऐसा है ना कि मुझे पता चला था कि जीजी किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारा बेबी नहीं था, इसी वजह से मैंने उसे अबॉर्ट करा दिया, वरना वो बच्चे को लेकर के तुमसे कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह भी डिमांड कर सकती थी। रोहान उसे कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया क्यों। तो एनी उसे झूठ बोल देती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ये तो जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जीजी के साथ मैरिड हो तो तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाओगे, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देते हुए भी उसे नहीं देख सकती थी। वो कहते हैं ठीक है, एक काम करते, जब हम दोनों का कॉमन दुश्मन है तो क्यों ना तुम मेरे साइड से गेम खेलो, जो तुम कर रही हो करते रहो। एनी कुछ सोच करके ओके कह देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर की मेड एनी को कहती है काम हो गया है। रूहान यहाँ पर एनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है। वो जानबूझ करके जीजी के कपड़े पहन करके यहाँ पर थी। इधर घर की मेड जीजी को लेकर के कमरे के तरफ आने लगती है। एनी उसे कहती है कि क्या वो उसे पनिश करने वाला है जीजी का बेबी अबॉर्ट कराने के लिए। रोहान उससे किस करते हुए कहता है कि तुम इतनी इनोसेंट लगोगी तो भला मैं तुम्हें कैसे ही पनिश कर पाऊँगा। जीजी इस तरीके से इधर आने लगती है और वो दोनों उसी कमरे में थे। और यहाँ पर एनी भी जानबूझ करके रोहान को रुकने के लिए नहीं कह रही होती है। तभी जीजी कमरे में आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। रोहान एनी से अलग हो जाता है। वो गुस्सा करने लगती है कि क्या वो उसे चीट कर रहा है। इस बात पर रोहान उसे कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी, तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और मैं एक मेड के साथ तुम्हें चीट करूँगा। जीजी यहाँ पर एनी को थप्पड़ मार देती है और रोहान को कह रही होती है कि शुक्र मनाओ कि मुझे पता ना चले कि तुम इस मेड को मिल करके मुझे चीट कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। और फिर जीजी एनी को वहाँ से लेकर के जाती है काफ़ी गुस्से में उसे पनिश करने के लिए। लेकिन बाहर जाकर के वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया। हमें पता चलता है कि ये एनी और जीजी का प्लान था। उसे कहती है मैंने तुम्हें उसे पटाने का कोशिश किया था और लगता है कि प्लान आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा काम है उस पर नज़र रखने के लिए कि इधर कोई और लड़की रोहान के ज़िंदगी में है या नहीं, वो मुझे किसके साथ एक्चुअल में धोखा दे रहा है। एनी उसे ओके बोल देती है कि वो पता लगा करके ज़रूर ही बताएगी कि रोहान यहाँ पर उसे किसे लेकर के धोखा दे रहा है। और फिर इस तरीके से वो जीजी का भी भरोसा जीत रही होती और इधर रोहान के साथ भी मिलकर गेम खेल रही थी। वो अपनी पीठ पे लगी चोटों को दिखा करके रोहान का सिंपैथी जीतने का कोशिश कर रही थी। रोहान उसे दवा लगाने के लिए आता है और कहता है एक्चुअली में मुझे पता है कि जीजी मेरे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। कुछ टाइम पहले मुझे ये बात पता चला था। एनी का प्रेग्नेंट होना मुझे साफ जाहिर कर दिया था कि वो किसी और के साथ है, लेकिन मैं उसके साथ अपना रिलेशन नहीं तोड़ सकता था क्योंकि हम दोनों कंपनी के बिजनेस की वजह से भी जुड़े हुए थे। इसी वजह से एनी को अपने भरोसे में ले लेता है कि वो यहाँ पर जीजी के बारे में सब सच उसे आकर के बताते रहे। वो जानना चाहता है कि जीजी का किसके साथ अफेयर चल रहा है, फिर वो उसका पोल खोलेगा और उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो एक चीटर है और चीटर रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। जब वो उसकी वाइफ नहीं होगी तो फिर कंपनी पे उसका कोई हक नहीं होगा।
एनी उसका हेल्प करने के लिए मान जाती है। रुआन ये बाप नहीं बन सकता है, ये बात एनी को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। एनी कहती है बॉस मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी बातों को भला कैसे ही किसी को बता सकती हूँ। रुहान यहाँ पर सोच लेता है कि मुर्गी फंस गई, ये बंदा एक नंबर का चीटर था। वहाँ पर उसे उसकी नई सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है उसका उस नई सेक्रेटरी के ऑफिस मतलब उसके साथ भी इसका अफेयर चल रहा होता है। और एनी उसके कॉल को सुन कर के समझ जाती है, अच्छा बेटा मतलब तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है, चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला। अब वो उसे बलि का बकरा बनाने का प्लान कर रही होती है। और यहाँ पर ये बात वो जीजी को जाकर के बताएगी। जीजी का ध्यान उस पर से हट करके चले जाएगा इस तरीके से उस सेक्रेटरी पर। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ये करके वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी यहाँ पर जीजी को जैसे ही बताती है कि एक्चुअल में उसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसे ऑफिस लेके चली जाती है। एनी रुहान को लगे हाथ मैसेज भी डाल देती है कि जीजी ऑफिस आई हुई है। उसे पता था कि वो मीटिंग में है और वो ये मैसेज देख नहीं पाएगा, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में उसे आसानी होगी। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पर कि उसकी सेक्रेटरी फुल ऑन शो ऑफ में थी। उसे पता था कि रुहान उसके साथ है। रुहान ने यहाँ पर हर उस झूठे मर्द की तरह अपनी सेक्रेटरी को बोल रखा था वो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वो अपने वाइफ से खुश नहीं है, इसी वजह से वो बाहर मुँह मार रहा है। असली प्यार तो उसे उसकी सेक्रेटरी से ही उसे मिल रहा है ना। और यहाँ पर उसके सेक्रेटरी को उसकी बातों पर भरोसा भी हो जाता है। जीजी सबके सामने ही रुहान के सेक्रेटरी को बुली करने का कोशिश करती है। एनी रोक लेती है और कहती है कि सब लोग देख रहे हैं, तो वो उसकी सेक्रेटरी को वॉशरूम में ले जाती है और मतलब लिटरली वो पानी फेंक के उससे बुली कर रही है। सीरियसली यहाँ पर और सारे लोग बाहर से तमाशा देख रहे होते हैं। वो उसे पीटने वाली थी, तभी एनी यहाँ पर बीच में आ जाती है और उसके सर पर चोट लग जाता है। अभी रुहान के सामने भी तो उसे इनोसेंट बनना था ना, इसी वजह से वो ऐसा कर रही होती है। रुहान यहाँ पर आते ही एनी पर भड़क जाता है कि वो ये क्या कर रही है। इस बात पर जीजी पर भड़क जाता है कि वो ये क्या कर रही है। उस लड़की के डैड भी यहाँ पर आते हैं और वो रुहान को गुस्सा करने लगते हैं। मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर तुम्हारे कंपनी में काम करने के लिए भेजा था, तुम्हारी वाइफ आकर के उसे बोली कैसे करे। लगता है कि तुम्हें हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, भूल जाना कि ये पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं। वो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। जीजी यहाँ पर बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही थी, 300 मिलियन तो उसके लिए कुछ थे ही नहीं। रुहान खींच करके जीजी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि जा करके उस लड़की से तुम सॉरी बोलोगी, तुम्हारे चक्कर में हमारे बिजनेस का इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। जीजी कहती है ये तो कभी सोचना मत कि मैं उस लड़की को जाकर के माफ़ी मांगने वाली हूँ। वो कहता है माफ़ी तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे चक्कर में हमारा इतना लॉस हो रहा है। वो गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। अब रुहान पूछ रहा था कि तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया कि जीजी यहाँ पर आकर के ऑफिस में इतना तमाशा करने वाली है। तो एनी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है मैंने आपको मैसेज किया था, शायद आप मीटिंग में थे, इसी वजह से वो मैसेज को देख नहीं पाए। रुहान उस मैसेज को चेक करता है तो देखता है कि हनी ने एक्चुअल में मैसेज किया है, तो फिर वो अब कुछ बोल नहीं सकता था। अब उसका अफेयर तो यहाँ पर उसके सेक्रेटरी के साथ ख़त्म ही समझो। उसके डैड तो उस लड़की को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। वो हनी को कहता है I'm सॉरी मैं मैसेज देख नहीं पाया, अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे एक कॉल ज़रूर डाल देना। एनी हाँ मिला देती है। वो कहता है कि जाओ जा करके जीजी पर अब भी नज़र रखना, जो कर रही हो वो करते रहो, मुझे जीजी के उस बंदे का किसके साथ उसका अफेयर चल रहा है ये बातें जानना है। एनी वहाँ से निकलती है, घर पहुँचती तो जीजी अलग उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम उस लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी, क्या तुम दोनों साइड से गेम खेल रहे हो। एनी कहती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसे जान से मार देती तो फिर आपको जेल हो जाता, फिर आपको कंपनी की प्रॉपर्टी कैसे मिलती। आपका बच्चा तो अभी ज़िंदा है ना, उसको लेकर के आप रुहान को ब्लैकमेल कर सकती हो। जीजी उसे अपने बच्चे के पास लेके चलने के लिए कहती है। एनी ने जानबूझ करके अपने पुराने घर में उसके बच्चे को रखा हुआ था। जीजी ये देख करके थोड़ा सा घबराने लगती है और कहने लगती कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर के आई है। तो इस बात पर एनी का कहना था आप ही ने तो कहा था ना कि बच्चे को एक सेफ जगह पर रखने के लिए, बस इसीलिए मैं उसे लेकर के आए हुए हैं। वो यहाँ पर उस पुराने घर को देख करके अपना समय याद कर रही होती है, लेकिन वो किसी को भी ये बातें बता नहीं सकती थी। वो घर बिल्कुल पहले की तरह ही डेकोरेटेड था और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे
उस समय की याद दिला रहा होता है, कैसे उसका एनी के डैड के साथ अफेयर चल रहा होता है। और यहाँ पर एनी छोटी बच्ची थी, फिर भी उसे ये सारी बातें पता था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए कमरे में चली जाती है, और जब इस तरीके से एनी को कहती है कि यहाँ पर जो ये पेंटिंग मैंने तोड़ दी है उसे यहाँ से साफ़ करो, वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने बच्चे से मिल करके वहाँ से निकलना चाह रही थी। वो उन दोनों को आपस में बात करने के लिए वहाँ से छोड़ देती है। एनी जीजी की बातों को सुन रही होती है। जीजी आपस में बड़बड़ा रही थी कि वो कल इस बच्चे को उसके असली डैड से मिलने के लिए लेके जाएगी, और जैसे वो रूहान को ख़त्म करेगी न जान से मारेगी तो ये कंपनी उसकी हो जाएगी। एनी इन बातों को सुनती है, तभी वहाँ पर रूहान इस तरीके से आकर के एनी को किडनैप कर लेता है, और वो किडनैप करके उसे छत पे लेकर के जाता है। वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में एनी से पूछ रहा होता है कि वो दोनों तो सेम टीम में थे ना, साथ में काम करने वाले थे, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। एनी वापस से यहाँ पे रूहान का दिमाग घुमा देती है और कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें नहीं दिखता है अगर वो बेबी मर जाता तो फिर तुम उस पर केस कैसे करती चीटिंग का, है ना। इसी वजह से मैंने उस बच्चे को ज़िंदा रखा। अब जब डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चलेगा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो कंपनी में ये प्रूफ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा ना कि जीजी ने तुम्हें चीट किया है। रूहान उसकी बातों को समझता है और वो जीजी के साथ वो गेम खेलने के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। इधर एनी ऐसे जीजी के लिए वापस से कॉफ़ी लेकर के आ जाती है। जब वो इस तरीके से नीचे जाती है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे पियानो बजाने के लिए ज़बरदस्ती बोलती है। एनी वहाँ पर जानबूझ करके पियानो में वही ट्यून बजाती है जो कि जीजी उसे सिखाया करती थी। जीजी को लगने लगता है कि कहीं वही लड़की तो ये एनी नहीं है। वो उसे कहती है तुम तो ऑर्फनेज में पली बड़ी हो ना, तो फिर तुम्हें इतना अच्छा पियानो कैसे सिखाना आता था। तो वो कहती है कि वहाँ पर एक वॉलंटियर पियानो टीचर आता था, उन्होंने ही हमें पियानो बजाना सिखाया हुआ था। वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें मैच खा रही होती है उस लड़की की तरह, बट कैसे न कैसे करके एनी यहाँ पर चीज़ों को संभाल लेती है। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो चीज़ें नॉर्मल रह जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो जिस इंसान से मिलने के लिए जाती है, यानी कि जो उसके बच्चे का बाप था, वो कोई और नहीं रूहान का ही डैड था। सोचो भला, वो अपने ससुर के साथ ही अफेयर चला रही है। वो अब उसे कंपनी के शेयर्स उसके नाम करने के लिए बोलती है, तो वो कह रहा होता है कि मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जितने शेयर मेरे पास है अगर मैं तुम्हारे बच्चे के नाम कर दूँगा तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, मेरी तो वैल्यू ही गिर जाएगी। वैसे तो वो बीमार चल रहा होता है लेकिन अब भी प्रॉपर्टी उसके नाम करना नहीं चाह रहा था। और इस तरीके से जब जीजी को ये बात पता चलता है तो इस बात से थोड़ा भड़कने लगती है और वहाँ से चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि बाहर डॉक्टर था। डॉक्टर को वो कहती है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा है तुम कर रहे हो ना। वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही वैसा ही कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो धीरे धीरे अपने हस्बैंड को स्लो पॉइजन दे रही होती है। उस स्लो पॉइजन की वजह से उसके हस्बैंड का धीरे धीरे मौत होगा और ये चीज़ किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको ऐसा लगेगा कि तबीयत ख़राब होने की वजह से इस तरीके से उनकी मौत हुई है और वो रास्ते से हट जाएंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि एनी और मेड आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें अब तक नहीं पता चला था जीजी के बच्चे का बाप कौन है। अगले दिन जीजी रूहान को मारने के लिए एक वाइन में स्लो पॉइजन उसके डैड वाला मिला के लेकर के जाती है, जहाँ पर कैनी देख लेती है। वैसे तो रूहान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो वो उसे बचाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर इस तरीके से जब वो उसे वाइन ऑफर कर रही होती है, वो पीने ही वाला था, तो एनी वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलने लगती है कि रूहान ये वाइन नहीं पी सकता है क्योंकि वह वाइन ख़राब है। वो सुनते ही शौक हो जाता है और कहने लगता है इस वाइन में क्या मिला हुआ है। वो कहती है तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, अगर इस वाइन में कुछ मिला हुआ होता तो मैं तुम्हें क्यों देती, तुम हस्बैंड हो मेरे। वो फिर यहाँ पर इस तरीके से एनी बीच में आती है और कहती है नहीं नहीं इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर ये वाइन काफ़ी देर से ओपन था तो मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया होगा। तो फिर जीजी वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है और यहाँ पर रूहान एनी के कहने पर उस वाइन की टेस्टिंग कराता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसमें स्लो पॉइजन मिला हुआ था। अब इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीजी आपकी वाइफ है, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और वो आपको मारना चाहती है। वो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हम दोनों के बीच का प्रॉब्लम है।
और इस तरीके से वो यहाँ पर उसे कहता है जाकर के उस पर नज़र रखो, मुझे जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कौन ही उसका बच्चे का बाप है। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी की मॉम जीजी ने एक्चुअल में यहाँ पर अब उसने उसके डैड को मारने का प्लान बना लिया था। और लास्ट में यहाँ पर जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसे कहती है अब तो तुम वैसे भी मरने वाले हो, इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि यहाँ पे वो बच्चे का नाम हो सके। वो साइन नहीं कर रहा था तो ज़बरदस्ती उसे साइन करने के लिए बोलती है। रोहान का डैड यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें लेता है। तब तक रोहान एनी को लेकर के वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन वो अपने डैड को बचा नहीं पाता है और इस तरीके से जीजी पर गुस्सा करने लगता है। उसके गार्ड्स वगैरह यहाँ पर आकर के जीजी को पकड़ लेते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम ही ने मेरे डैड को मारा है। वो उसे कह रही थी कि भला मैं तुम्हारे डैड को क्यों ही मारूंगी। वो कहता है मैं इस बात का तो पता लगा ही लूँगा कि भला तुम मेरे डैड को क्यों ही मारोगी, और तब तक तुम इस तरीके से यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं उसका पोल न खुल जाए फिर तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। वो लोग उसे ऐसे पकड़ के घर में बांध देते हैं। एनी को ये देख करके बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि वो यही पनिशमेंट तो जीजी के लिए चाह रही होती है। जब जीजी कमरे में बंद थी तो एनी वहाँ पर जाती है। वो कहती है तुमने मुझे इस तरीके से धोखा दिया। वो जाकर के उसके हाथ खोल देती है और कहती है कि नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। अगले 1-2 दिनों में रोहान यहाँ पर शेयर होल्डर का मीटिंग करने वाला है। मैं यहाँ पे रोहान से प्यार नहीं करती, जो खुद की वाइफ का नहीं हो सका तो वो किसी दूसरी औरत का भला क्या ही होगा। मुझे मरना नहीं है आपकी तरह, इसी वजह से मैं यहाँ पे रोहान के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हुए हूँ, आप यहाँ से चली जाओ, वही आपके लिए सेफ़ रहेगा। जीजी को लगने लगता है कि एनी एक्चुअल में उसका हेल्प कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ एक्चुअल में उसका प्लान था। एनी के कहने पे वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले वो अपने बच्चे से जा कर के मिलेगी और इसके बाद ही वो कोई काम करने वाली है। उसने अपने बच्चे के असली बाप को तो मार दिया था। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि रोहान यहाँ पर एनी के पास आता है और कहता है तुमने बिल्कुल सही किया है यहाँ पे, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो फिर इस तरीके से कल वो शेयर होल्डर की मीटिंग में भला कहाँ ही आती। और मैं यही तो चाह रहा था कि शेयर होल्डर की मीटिंग में वो यहाँ पर आए और इस तरीके से ये सब कुछ उनका प्लान था। इधर हम लोग देखते हैं कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि फाइनली अब उसका प्लान कंप्लीट होने वाला है। वो यहाँ पर जानबूझ करके जीजी को हेलुसिनेशन वाला ड्रग दे देती है, जिस वजह से वो यहाँ पर एनी में उसकी मॉम को देख पा रही थी और वो अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि इस तरीके से उसने यहाँ पर उसकी मॉम को जानबूझ करके स्टेयर से गिराया था ताकि उसका बेबी अबॉर्ट हो सके और उसके डैड को उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। वो सारी बातें यहाँ पर खुद ही कन्फेस कर लेती है और एनी ने इन बातों को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, पुलिस को देने में काम आएगा। जीजी बेहोश हो जाती है बोलने के बाद और उसे इस तरीके से कुछ भी अगली सुबह याद नहीं होने वाला था। और सुबह उठती है तो उसे ध्यान आता है कि उसे शेयर होल्डर की मीटिंग में जाना है। इधर रोहान शेयर होल्डर की मीटिंग में जीजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी तो मेन तमाशा स्टार्ट होगा। जीजी वहाँ पर आती है और वो शेयर होल्डर को कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर अब ये शेयर्स मेरे हैं। यहाँ पर जो है रोहान के डैड ने इन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं तो उसके हिस्से के सारे शेयर्स मेरे और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी हूँ। रोहान हंसने लगता है। जीजी रोहान के साथ खड़ी थी। वो यहाँ पर कह रही होती है मैडम अफसोस आपने ध्यान से चेक नहीं किया, आप अब भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं हो, वो तो रोहान ही है। यहाँ पर शादी में रोहान इस तरीके से कह रहा होता और तुमने चीट किया है। मेरे पास तुम्हारे बेबी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। उसे अपने डैड के मरने के बाद पता चला था कि जीजी यहाँ पर उसी के डैड के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। एनी यहाँ पर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया हुआ सबके सामने चला देती है। तब जाकर रिवील होता है कि एक्चुअल में एनी कौन है और यहाँ पे वो इनके घर क्या करने आई थी। वो कहती है पुलिस को तो मैंने बुला ही लिया है, वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ ही रही होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं करती है। यहाँ पर जो घर की मेड थी वो जीजी को बताती है तुम्हारे बच्चे को किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि एक क्रिमिनल की बेटी और बेटा बनना किसे ही चाहिए। यहाँ पर जब ये बात पता चलता है कि जीजी के पास सब कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना उसका बच्चा है, तो वो बिल्डिंग के ऐसे विंडो से कूद करके अपनी जान दे देती है। लेकिन इतनी ऊंचाई से भी कूदने के बाद वो मरी नहीं थी। बुरी तरीके से उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी
और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी जहाँ पर कि एनी उसे देखने के लिए आती है और कहती है अब जाके मेरा रिवेंज कंप्लीट हुआ, तुम्हारा पति भी मेरा, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मेरी। रोहान यहाँ पर आता है और वो कहता है कि छोड़ो, चलो इसे, ये हॉस्पिटल में है, इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा है, उसने जीजी को डाइवोर्स भी दे दिया था। एनी उसे वहाँ से लेकर के जाती है, वो दोनों उसके मॉम डैड के ग्रेव के पास जाते हैं। एनी का रिवेंज कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर रोहान उसे कहता है कि मिसेज रोहान का पोस्ट खाली है, क्या वो उससे शादी करना चाहेगी। जस्ट थिंक, यहाँ पर एनी द मोस्ट सेटिस्फाइंग लाइन ऑफ दिस ड्रामा बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। एक्चुअल में मुझे खुद के लिए लाइफ जीनी है और मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो लिटरली रोहान के कन्फेशन को रिजेक्ट करके प्राउडली वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कहानी की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि फुद्दू की तरह एनी ने यहाँ पर बिहेव नहीं किया। ये जानने के बाद भी कि रोहन कितना बड़ा चीटर था, वो अपनी वाइफ के बाद केवल उसी से नहीं और भी लड़कियों के साथ कनेक्टेड था, उसके कन्फेशन को हाँ नहीं कहा। लिटरली बताना गाइज, आपको ये कहानी की एंडिंग अच्छी लगी है नहीं, या आपको ये चाहिए कि एनी रोहन को हाँ कह दे। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।